सवाल यह है कि क्या लखनऊ में सरकार से बड़ा संगठन बताकर दिल्ली में आकर बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने वाले केशव प्रसाद मौर्य सीज फायर को नहीं मानना चाहते? क्या केशव प्रसाद मौर्य के भीतर अब तक 2017 में मुख्यमंत्री न बनाए जाने की कोई टीस है, जिसके कारण केशव प्रसाद मौर्य 7 साल से सरकार में नंबर 2 रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सरकार से बड़ा संगठन वाला राजनीतिक डायलॉग मार देते? दिल्ली में बीजेपी कार्यालय का ये गलियारा 2 दिन से चर्चा में है। वो गलियारा जिसमें बीजेपी अध्यक्ष से मिलने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिखे। जाते हुए केशव दिखे, लौटते हुए फिर ना फोटो आई ना कोई वीडियो आया। ये सवाल जरूर आया, दिल्ली तक केशव खुद आए या फिर बुलाए गए? खुद आए तो क्या कहने आए, क्या सुनकर गए? इन सवालों को समझने के लिए बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य की इस पोस्ट पर गौर करिए। ये वो पोस्ट है जिसे एक बार डिलीट किया गया, एक बार हटाने के बाद दोबारा पोस्ट किया गया। लिखा वही गया जो पहले केशव मौर्य बोलते आए, यानी संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य 4 दिन से इस बात पर जोर देने में जुटे हैं कि संगठन से बड़ा कोई नहीं। ये कहकर केशव मौर्य यूपी में सीटों पर जिम्मेदारी का गोल पोस्ट केवल सरकार पर डालकर क्या खुद अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, और क्या इस बात को हवा दे रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं गई? मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है, हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। सवाल उठा कि जो केशव प्रसाद मौर्य 2017 में डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, 2022 में अपनी ही सीट हारने के बाद फिर से उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, जो बीजेपी के सत्ता में आने से लगातार उप मुख्यमंत्री पद पर बने हुए, जो 2017 से 2022 के बीच पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय के साथ ही 4 विभाग संभालते आए हैं, जो 2022 से अब तक 4 बड़े विभागों का काम संभालते आ रहे हैं, वो सरकार में खुद रहकर सीटों के नुकसान के मंथन में सरकार से बड़ा संगठन वाला दांव क्यों चलते हैं? एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना एक ही समय में देखा था। जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था, और यह मैं अब देख रहा हूं, तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कौन दूसरा कल्याण सिंह बनता है या कल्याण सिंह भारी पड़ते हैं, ये वक्त बताएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं, सब जानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहते केशव प्रसाद खुद सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन तब कुर्सी योगी पाए, नंबर 2 की कुर्सी पर केशव आए। 5 साल में फिर स्थिति ऐसी बनी कि 2022 में खुद योगी आदित्यनाथ मजबूत हो गए, जिन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की सीट और वोट उत्तर प्रदेश में घटता है, तो सरकार में साथ रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य यूपी में अपनी ही सरकार रहते सरकार पर ही सवाल उठाते दिखते हैं। जो दिल्ली से वापस लखनऊ पहुंचते हैं, तो फर्क सिर्फ इतना आता है कि सरकार से बड़ा संगठन बताने वाले केशव प्रसाद मजबूत संगठन और सरकार की बात करने लगे, क्योंकि बीजेपी के भीतर की उठापटक पर बात अखिलेश यादव ने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। इसी के बाद केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के नाम पर पोस्ट लिखते हैं
और कहते हैं कि बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी, फिर एक बार डबल इंजन सरकार। क्या आप केशव प्रसाद मौर्य के इस पोस्ट में दो चीजों पर गौर कर पाए? अगर नहीं तो ध्यान दीजिए। पहली बात, अब तक संगठन ही सबसे बड़ा बताने वाले डिप्टी सीएम ने दिल्ली में बैठक के बाद जाकर अब लिखा है कि देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। दूसरी बात, अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य ये तो कहते हैं कि 2027 में बीजेपी 2017 दोहराएगी, लेकिन 2022 की बीजेपी की जीत का जिक्र नहीं करते। सवाल उठा कि क्या इसलिए क्योंकि 2022 में खुद केशव प्रसाद मौर्य ही अपनी सीट हार गए थे, या फिर इसलिए क्योंकि 2022 में योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे करके यूपी में चुनाव लड़ा गया और बीजेपी दोबारा सरकार बनाई थी। आज की सबसे बड़ी दस्तक, क्या उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव तक सबको कह दिया गया है सीज फायर, यानी वो राजनीतिक युद्ध विराम जिसमें बयानों के गोले और जुबानी निशानों की गोली 4 दिन पहले लखनऊ से चलनी शुरू हुई। पिछले 48 घंटों में लखनऊ की लड़ाई दिल्ली तक पहुंची। आज उत्तर प्रदेश का राजनीतिक क्लेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर तक आ चुका है। दस्तक यही कि अब खींचतान के चौराहे से उत्तर प्रदेश बीजेपी का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही निकालेंगे। – 2022 का विधानसभा चुनाव, तारीख थी 21 नवंबर 2021। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ था। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर आया। तब उन तमाम अटकलों, विरोधियों की तरफ से प्रचलित कहानियों, किस्सों का अंत इन तस्वीरों ने 2021 में कर दिया था। जिन राजनीतिक किस्सों में ये बुना गया कि लखनऊ से दिल्ली के बीच दरार है, उन किस्सों का अपनी जीत के लिए उपयोग करने वाले विरोधियों को तब नरेंद्र मोदी ने ही जवाब दिया था। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी का बयान था, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। यूपी की हर बहन बेटी कह रही है यूपी के लिए योगी उपयोगी है। योगी आदित्यनाथ के कंधे पर प्रधानमंत्री के इन हाथों को लेकर तब चर्चा हुई कि आखिर बात क्या हुई होगी। आपने देखा होगा कि मोदी जी कंधे पर हाथ रखे थे योगी जी को, वह ट्वीट गया तो लोगों ने कहा क्या कह रहे थे कान में, कुछ कह नहीं रहे थे, कह रहे थे योगी जी धड़ बल्लेबाजी करते जाओ, बल्लेबाजी करते जाओ, बल्लेबाजी करते जाओ, और भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय होकर गई। योगी आदित्यनाथ ने 2022 में मिली दोबारा ऐतिहासिक जीत के बाद धड़ाधड़ बल्लेबाजी सख्त प्रशासक के रूप में की भी, लेकिन फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आता है। आखिरी 2 चरण के मतदान से पहले अचानक अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेता ये दावा करने लगे कि चुनाव बाद योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। और तब भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का नाम लेकर खींचतान की गुंजाइश जताती गूगली पॉलिटिक्स का जवाब सामने आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। 2017 में तमाम अटकलों को किनारे करके मुख्यमंत्री चुनना, 2022 में मुख्यमंत्री पर भरोसा दोबारा जताना, 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर गर्व जताना, तो क्या अब 2024 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में चलती खींचतान में भी रास्ता प्रधानमंत्री ही निकालने जा रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी खींचतान 14 जुलाई के बाद से नजर आ रही है, जहां अब
यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले अखिलेश यादव लिखते हैं कि बीजेपी में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। अखिलेश कहते हैं कि सबकी डोरी अलग अलग हाथों में। अखिलेश कहते हैं बीजेपी में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई। अखिलेश लिखते हैं कि इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे ही बीजेपी में आपस में टकराने लगे हैं। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार चल रहा है। बीजेपी के भीतर खींचतान की आग का साफ सामने पता नहीं, लेकिन बयानों से उठते धुएं को विपक्ष हवा जरूर दे रहा है। तभी तो रविवार को लखनऊ में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से जो विवाद की कहानी सामने आना शुरू हुई। संगठन सरकार से बड़ा है। अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। उसमें मंगलवार को पहले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 1 घंटा मिले। फिर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी 60 मिनट तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करते हैं। इसके बाद बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबरों का मुद्दा सीधे प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाता है। यहाँ यूपी बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात प्रधानमंत्री से करीब 1 घंटे तक चलती है। इन सारी मुलाकातों के बाद देखिए तो अति आत्मविश्वास से खामियाजा बताते मुख्यमंत्री चुप है। सरकार से बड़ा संगठन बताने वाले केशव प्रसाद मौर्य चुप है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मुलाकात में हुई बात पर चुप है। तो अब दस्तक देता सवाल यही कि जहां 1-1 घंटे की मुलाकातें होती आई और कोई बयान सामने नहीं आया, तो क्या ये सीज फायर है? और हाँ, तो कब तक? सवाल ये भी, क्या प्रधानमंत्री ही अब रास्ता निकालेंगे? तो वो रास्ता क्या होगा? उत्तर प्रदेश बीजेपी और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने इसका संज्ञान लिया और जेपी नड्डा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। मामला और बढ़ता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से 1 घंटे तक मुलाकात की और चुनाव नतीजों को लेकर रिपोर्ट भी ली। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री के दखल के बाद आरोप प्रत्यारोप का ये दौर थमेगा या फिर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल अब लखनऊ से दिल्ली तक हुई दौड़ भाग के बाद दिखते सियासी युद्ध विराम में 3 खबरें आई हैं। पहली खबर ये कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तक शांति। दूसरी खबर, 10 सीटों पर उपचुनाव के बाद यूपी के प्रदेश संगठन में फेरबदल संभव। तीसरी खबर, 10 सीट पर उपचुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। अब दस्तक यही कि क्या सवाल उठाकर खुद जवाबदेही से बचने की राजनीति हो रही है, जिसमें अब सीजफायर पर नौबत दिखती है। और सवाल का कारण देखिए आप, केशव प्रसाद मौर्य जिस कौशांबी जिले से आते हैं, वो कौशांबी लोकसभा सीट भी बीजेपी इस बार नहीं जीत पाई है। कौशांबी लोकसभा सीट से सटी लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां देखिए, ये सीटें हैं रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, इलाहाबाद, फूलपुर और प्रतापगढ़। इन 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट यानी कि फूलपुर ही बीजेपी जीती और फूलपुर सीट भी बीजेपी सिर्फ 4332 वोटों से जीत पाई। मतलब ये हुआ कि ये नक्शा बताता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है और कार्यकर्ता ही हमारे गौरव हैं, केशव प्रसाद मौर्य अपने इलाके में ही कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पाए, नहीं रख पाए, जिसके कारण से उन्हीं के इलाके में बीजेपी को जीत नहीं मिली। तो केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर यह जरूर कहा कि बीजेपी को जीत नहीं मिली, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवा दिया है उत्तर प्रदेश में सीज फायर। जीत का यह सिलसिला
जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए, याद रखना। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू हुए उत्तर प्रदेश के भीतर जीत के मोमेंटम को लगातार जारी रखने की बात करते हैं। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं जो 2024 में उत्तर प्रदेश में घटी सीटों के बाद कार्यकर्ताओं के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखने की बात करने लगे, जैसे बाकी जगहों पर बंद हो। सात कालिदास बाग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो कहते हैं कि नतीजे जैसे भी आए हैं, बैकफुट पर किसी को जाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं जिनके बयान और ट्वीट में इस बात की तरफ सीधा इशारा कि यूपी में सरकार की वजह से बैकफुट पर मानो पार्टी गई है। केशव प्रसाद मौर्य जिन्हें संगठन और सरकार दोनों का अच्छा अनुभव है, जो पिछड़े वर्ग का चेहरा पार्टी में माने जाते हैं, क्या वो खुद कार्यकर्ताओं के भीतर असंतोष को नहीं समझ पाए? पूरे प्रदेश का छोड़िए, सिर्फ अपने ही इलाके के कार्यकर्ताओं को क्या केशव मौर्य संभाल नहीं पाए? लोकसभा चुनाव में अगर प्रदर्शन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का देखें तो अपने गृह जिले कौशाम्बी की सीट पर वो बीजेपी को प्रत्याशी को जितवा नहीं पाते हैं, जबकि इसी कौशाम्बी सीट को 2 बार से लगातार बीजेपी जीतती आ रही थी। कौशाम्बी के अगल बगल की 7 में से 6 सीट बीजेपी हार गई। कौशाम्बी के बगल की इकलौती फूलपुर सीट बीजेपी जीत पाई, वो भी किसी तरह 4332 वोट के अंतर से। क्या इसीलिए जब केशव लखनऊ से दिल्ली तक सक्रिय होने लगे तो कांग्रेस प्रवक्ता ही लिखने लगी कि बगावत का मोर्चा संभालने वाले केशव प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट बचा नहीं पाए थे, और विपक्ष केशव प्रसाद के बयान के बहाने बीजेपी की लड़ाई पर मजा लेने लगा। वो दर्द सिराथू वाला है, जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है, वो दर्द अभी तक उनकी पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है, और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है, वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। देख रहा हूँ कि दर्द देख करके हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। किनके दर्द के वो हमदर्द बन रहे हैं, आजकल ये कहानी पूरे दिल्ली से लेके लखनऊ तक चल रही है। लेकिन जो ये कोशिशें कर रहे हैं, मुझे तो साफ तौर पे मैं कह दूं कि ये जो हमदर्द का एक कोना तलाश रहे हैं ना, उससे बड़ा कोना उधर है। भैया बीजेपी की अभी कार्यकारिणी की बैठक में कितने स्वर एक दूसरे के विरुद्ध आए, तो ये तो सारी जनता को यूपी की पता है कि क्या चल रहा है अंदर में। तो ये है, ये हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, और फ्रेंडली पार्टी के आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं देते। सरकार से बड़ा संगठन होता है, ये बयान कोई पहली बार नहीं आया, लेकिन इस बार इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि खुद सरकार में शामिल केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं, जो लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की बड़ी जीत के वक्त अपने ही घर में न खुद जीत पाए थे, न पार्टी को जिता पाए थे। 2022 विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य सिराथू सीट से खुद चुनाव हार गए। केशव मौर्य के गृह जिले कौशाम्बी की सभी 3 सीट बीजेपी हार गई थी। कौशाम्बी और उससे सटे 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ 11 सीट जीत पाई थी। ऐसे में जब समीक्षा बीजेपी में इस बात की आगे बढ़ेगी कि जीत क्यों नहीं मिली, तो देखा यह भी जाना चाहिए कि पिछड़ों के नेता बनकर जिन्हें सीट न बचा पाने के बावजूद नंबर 2 की कुर्सी मिली,
वो क्यों अपने ही घर में पार्टी को जीत नहीं दिला पाए, न आसपास पिछड़ों का वोट जुटा पाए।